हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी आरओ एग्जाम की, जो कि आपके मिड फरवरी में होने की पूरी पूरी संभावना है। तो इसी कड़ी में हम लोग घटना चक्र सीरीज को चला रहे हैं, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी की अभी कल तक हम लोगों ने क्लास करी है, जिसमें 20 से 22 टॉपिक कवर किए गए हमारे द्वारा, मतलब 20-22 लेक्चर में। और साथ ही साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कराई जा रही है। और आज हम बायोलॉजी के सेक्शन को कवर करेंगे, जिसमें ऑलरेडी 12 से 13 क्लासेस हो चुकी हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पोषण और न्यूट्रिशन से संबंधित जो विटामिन थी उनसे रिलेटेड हम लोगों ने लगभग 120 प्लस एमसीक्यूज को सॉल्व किया। तो आज उसी कड़ी में आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को कवर करेंगे, श्वसन तंत्र के बारे में पूरी जानकारी लेंगे और इसके नोट्स वगैरह पढ़ के जो भी एमसीक्यूज आए हुए हैं और जो नए प्रश्न बन सकते हैं उन सभी पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां पर आपको हर प्रकार की अपडेट्स, टेस्ट सीरीज की अपडेट्स और बुलेटिन नोट्स की अपडेट और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको शेयर की जाती है वहां पर। और साथ ही साथ क्लास की अपडेट्स भी वहां पे दी जाती है। और एक डिस्कशन ग्रुप भी होगा, आप उसे भी ज्वाइन कर लेना, जहां पर आप मेरे साथ सीधे इंटरेक्ट हो सकते हैं, सीधे बात कर सकते हैं। जो भी क्वेरीज हैं हम आपस में शॉर्ट आउट कर लेंगे उस चीज को लेकर। और शुरू करते हैं अब हम अपने टॉपिक को, श्वसन तंत्र। और अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, जहां पर आप मैसेज करके क्वेरी कर सकते हैं और वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो पढ़ते हैं, श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग, कौन कौन से अंग, जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है, अर्थात ऑक्सीजन हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे तो हम ऑक्सीजन को ग्रहण करें या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालें, इन सभी में जो भी आदान प्रदान करने के लिए जो अंग शामिल होते हैं उसे हम कहते हैं श्वसन तंत्र। जैसे नसिका अर्थात कि नोज, नासा मार्ग यानी कि नजल पैसेज, यानी कि जो नाक के अंदर वाला जो एरिया होता है, जैसे कभी कभी आपके पानी चला जाता है नहाते समय या किसी वजह से, तो वो पानी नाक के मार्ग से होते हुए, नासा मार्ग से होते हुए ब्रेन में चला जाता है, और जिससे बहुत तेजी से दिमाग अचानक दर्द करने लगता है। फिर वही ग्रसनी एक होती है, फेरेंक्स जिसे हम कहते हैं, और लैरिंक्स या स्वर यंत्र। इसी लैरिंक्स की यह विशेषता होती है कि महिलाओं की आवाज थोड़ी पतली और मधुर होती है, जबकि पुरुषों की आवाज थोड़ी भारी और मोटी होती है। फिर वहां पे एक ट्रैकिया होता है, फिर ब्रोंकाई होता है, और लास्ट में ब्रोंक्यूल्स और फेफड़े होते हैं। तो ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें रहेंगे। तो समझते हैं, मनुष्य के वक्ष गुहा में 2 फेफड़े होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? 2 फेफड़े, एक फेफड़ा इधर होता है, एक फेफड़ा इधर होता है। और जो फुफ्फुस आवरण या प्यूरल प्यूरल मेम्ब्रेन द्वारा घिरे होते हैं। इट मीन्स कि फेफड़ों को जो कवर करने वाली जो झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन, उसे हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। मनुष्य का जो दायां फेफड़ा होता है वो बाएं फेफड़े से कुछ बड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप यहां पर देखेंगे, अगर किसी मनुष्य का मैं यहां पर एक फेफड़ा बना दूं, जैसे अब देखिए फेफड़ा अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, आप लोगों को हंसने की आवश्यकता नहीं है। कुछ इस तरीके से मैंने आपका यहाँ पे देखिए फेफड़ा बना दिया, और यहां पर एक ये फेफड़ा। तो ये वाला जो पार्ट होता है, अगर आप अपने शरीर को देखेंगे तो राइट होता है और ये लेफ्ट होता है। तो ये वाला जो फेफड़ा होता है ये थोड़ा बड़ा होता है, और लेफ्ट वाला फेफड़ा कैसा होता है? ये थोड़ा स्मॉल, क्योंकि यहां पर एक दिल बनाया जाता है। क्या बनता है? यहां पर एक दिल बनता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो लेफ्ट वाला आपका फेफड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका प्यारा सा दिल एक धड़क रहा होता है, जो आप हमेशा देने के लिए तैयार रहते हैं कि कोई भी हमारा दिल ले ले। तो लेफ्ट वाले हिस्से में थोड़ी सी जगह चाहिए होती है हार्ट को सुरक्षित रखने के लिए, इसलिए लेफ्ट वाला हिस्सा जो होता है वो छोटा होता है। तो अब यहां पर आपने ये पढ़ा कि मनुष्य का जो दायां फेफड़ा होता है वो बाएं फेफड़े की अपेक्षा कुछ बड़ा होता है, परंतु लंबाई में कुछ छोटा भी होता है। फेफड़ों में जो रुधिर होता है, फेफड़ों में रुधिर कोशिकाओं का जाल फैला होता है। प्रत्येक फेफड़े में लगभग 15 करोड़ वायु कोष्ठक होते हैं। कितने होते हैं? 15 करोड़ लगभग वायु कोष्ठक, जिसको हम लोग एलुविली कहते हैं, जो इस तरीके से छोटे छोटे जो है कि घड़े की तरह दिखते हैं। ये लगभग लगभग 15 करोड़ होते हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आप देखोगे कि गैसों का आदान प्रदान हो रहा होता है, जिसमें श्वास की वायु तथा रुधिर के बीच गैसीय विनिमय होता है। इट मीन्स कि ऑक्सीजन को जब आप ग्रहण करते हैं तो वो इन्हीं के द्वारा नीचे लगी हुई जो ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त कोशिकाएं, इनमें जाता है ब्लड ऑक्सीजन युक्त होकर, और फिर पूरे शरीर में हीमोग्लोबिन की पूर्ति होती है, और इन्हीं के माध्यम से CO2 के रूप में ब्लड बाहर निकलता है, और फिर हम सांस के माध्यम से बाहर छोड़ देते हैं। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे वायु कोष्ठक।
फेफड़ों या फुफ्फुस द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। यह मानव सहित समस्त स्तनधारियों के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। भाई जितने भी स्तनधारी होते हैं वो अपने शरीर की त्वचा से तो सांस लेते नहीं हैं, बल्कि किससे लेंगे? अपने नासा तंत्र से, श्वसन तंत्र से सांस लेते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर हो जाता है। इसीलिए इसे फुफ्फुसी श्वसन यानी कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन कहते हैं पल्मोनरी स्तर पे। अब बात करेंगे श्वसन की। श्वसन के बारे में कुछ और बेसिक जानकारी कवर करेंगे, जिसमें लिख रहा है कि श्वसन एक जैविक क्रिया है जिसमें अंतःश्वास यानी इंस्पिरेशन तथा उच्छ्वास यानी एक्सपिरेशन क्रियाओं के द्वारा वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख गैसें जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि प्रयुक्त होते हैं। और इन क्रियाओं में यानी अंतःश्वास या उच्छ्वास के दौरान सामान्यतः नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि हम लोग बचपन से क्या पढ़ते हुए आए हैं? हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, मुक्त करते हैं, अर्थात उच्छ्वास करते हैं, अपने बॉडी से बाहर करते हैं। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर कभी प्रश्न पूछ ले कि क्या हम सांस लेते समय यानी कि वायु ग्रहण करते समय नाइट्रोजन या जलवाष्प को ग्रहण करते हैं, तो आपका उत्तर होना सही, क्योंकि नाइट्रोजन को भी थोड़ा बहुत कम मात्रा में, जलवाष्प को भी हम थोड़ी बहुत कम मात्रा में ग्रहण करते हैं। वो अलग चीज है कि बॉडी में जाने के बाद वो उतनी ही मात्रा में रिलीज हो जाती है, अपरिवर्तित रहती है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन अंतः श्वसन द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है, और फेफड़ों में ही जो लगे होते हैं वायु कोष्ठक, जिसको हम लोग कहते हैं एल्वेली, जो घड़े की तरह दिखते हैं, जो कि रुधिर कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स द्वारा घिरे रहते हैं। और इन कोशिकाओं में ऑक्सीजन वायु कोष्ठक से ही प्रवेश कर जाती है तथा CO2 विपरीत दिशा में गति कर जाती है, अर्थात बाहर आ जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर एक छोटा सा मैं एक स्ट्रक्चर बना दूं फेफड़े का, देखिए फेफड़ा मुझसे बन नहीं रहा है, ठीक है, पहले मैं बता रहा हूं, आप लोग हंसिएगा मत, ठीक। तो इन फेफड़ों में आप देखोगे छोटे छोटे ये एल्विली होते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे, और यहीं पर नीचे ब्लड वेसल्स होती है। तो यहां से ब्लड वेसल्स में क्या जाता है? ऑक्सीजन जाता है, और यही ब्लड वेसल जो रुधिर कोशिकाएं होती है वो हमारे पूरी बॉडी में जो है कि ब्लड को ऑक्सीजन के साथ पहुंचाती है। और यही ब्लड वेसल से एल्विली क्या करता है? CO2 को लेता है और फिर बाहर निकाल देता है, बाहर CO2 बाहर निकल जाती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है कि ऑक्सीजन एल्विली से प्रवेश कर जाती है और CO2 विपरीत दिशा में गति कर जाती है, अर्थात बाहर निकल जाती है। तो जो RBC होती है, लाल रुधिर कणिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन के वाहक का कार्य करता है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि अगर कभी पूछ ले हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो प्रोटीन होता है, सीधी सी बात है। क्योंकि इसमें क्या मिलता है आपको? इसमें मिलता है एक तो हीम यानी लौह तत्व मिलता है, प्लस जो ग्लोबिन है ना दोस्तों, ग्लोबिन, ये आपका प्रोटीन होता है। तो लौह और प्रोटीन दोनों का मिश्रण होता है और ये ऑक्सीजन का वाहक होता है। हालांकि ये हीमोग्लोबिन CO2 को भी ढोता है, लेकिन CO2 को पूरे शरीर से कलेक्ट करके फेफड़ों के माध्यम से बाहर करता है। तो ऑक्सीजन के साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी जो है कि ढोता है, यानी वहन करता है। लेकिन मुख्य रूप से जो वाहक होता है वो ऑक्सीजन का होता है, और इसके कार्य करने की वजह से शरीर के विभिन्न अंगों के ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है ऑक्सीजन को। तो हीमोग्लोबिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहीं सामान्यतः एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा औसतन 15 ग्राम प्रति 1000 मिलीलीटर रुधिर होता है, यानी कि 100 मिलीलीटर जो रुधिर होता है उसमें 15 ग्राम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 मिलीग्राम मतलब मिलीलीटर ऑक्सीजन बंधी होती है। तो इस प्रकार देखोगे तो 100 मिलीलीटर रुधिर की हीमोग्लोबिन में लगभग 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन बंधी होती है। अर्थात अगर पूरी बॉडी में 100 मिलीलीटर ब्लड जो है कि सर्कुलेट कर रहा है, तो उसमें हम मान के चलेंगे कि 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन भी पहुंच रही है। वहीं कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के प्रति आकर्षण ऑक्सीजन की अपेक्षा 250 गुना अधिक होता है। ये प्रश्न कई बार पूछ लेता है, क्योंकि जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड से चिपक जाता है, उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, मोहक हो जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पहुंच पाती पूरे शरीर में, और जिसकी वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि वहां पर हीमोग्लोबिन ने किससे प्यार कर लिया? कार्बन मोनोऑक्साइड से प्यार कर लिया, जो कि
इतनी उत्तेजक अवस्था में प्यार किया कि 250 गुना तेजी से उसने ऑक्सीजन के साथ बेवफाई कर ली। और किसके साथ वफा की? कार्बन मोनोऑक्साइड की। और जिसका परिणाम क्या हुआ? व्यक्ति ही बेवफा हो गया, यानी मर गया वो। यह रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यानी HbCO, Hb मतलब क्या होता है? हीमोग्लोबिन, और कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। इससे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है, और जब हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स में, टिश्यूज में रक्त की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुंचती है तो व्यक्ति मरने की अवस्था में आ जाता है। तो रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने से श्वास की गति में क्रमशः बढ़ोतरी होती जाती है। समुद्र सतह से ज्यों-ज्यों ऊपर चलते जाते हैं तो वायुमंडल की वायु का संयोजन, अर्थात इसमें विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्राएं तो वही रहती हैं, किंतु वायु का घनत्व, डेंसिटी कम होती जाती है। इसीलिए जैसे जैसे हम पहाड़ी क्षेत्रों पर ऊपर चढ़ते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों पर ऊपर चढ़ते हैं, तो वायु का घनत्व कम होता है, अर्थात वायु की मात्रा कम होती है, तो हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। इसीलिए जो लोग माउंटेन कर चढ़ते हैं, ग्लेशियर पे चढ़ते हैं, पठारों पे चढ़ते हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत चोटियों पर चढ़ते हैं, उन्हें ऑक्सीजन का मास्क लगाना पड़ता है, जिससे ऊपर चढ़ते समय जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है वो उस मास्क यानी सिलेंडर से पूरी हो सके। अतः पहाड़ों पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइपोक्सिया नामक बीमारी भी हो जाती है, जिससे मनुष्य की सांस फूलने लगती है और श्वास दर बढ़ जाती है। बहुत तेजी से श्वास लेता है, बहुत तेजी से श्वास छोड़ता है और फिर वो मर जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम इसके प्रश्नों को कर लेते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे स्तनधारियों में श्वसन होता है किसके द्वारा? फुफ्फुस के द्वारा। ध्यान देना, श्वास नली केवल एक पार्ट हो सकता है, लेकिन फुफ्फुस मेन फेफड़ा रहेगा। क्लोम के द्वारा कौन करता है दोस्तों? तो मछलियां करती हैं। यानी क्या हो गई? मत्स्य वर्ग हो गया, जो कि मछलियों का वर्ग होता है, जिसमें वो अपने गले के पीछे गलफड़े होते हैं, वहां से पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको प्राप्त करते हैं। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि त्वचा के द्वारा कौन से जो सरीसृप प्राणी होते हैं, रेंगने वाले, वो जो त्वचा के द्वारा सांस ग्रहण करते हैं, तो उनमें आपको एग्जाम्पल्स बताने हैं कुछ। अब यहां पर हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, यहां पर दिया हुआ है कि जो स्तनधारी होते हैं, स्तनपायी जीव, ये प्राणी जगत के एक समूह को कहते हैं जिसमें अपने नवजात शिशुओं को दूध पिलाते हैं जो, और इनके नर एवं मादा दोनों में स्तन ग्रंथियां होती हैं। इसीलिए आप देखोगे कि जो महिलाओं के स्तन होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, यानी क्योंकि उन्हें बच्चों को दूध पिलाना होता है, स्तनपान कराना होता है, जबकि पुरुषों में भी जो स्तन होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और उनके सीने में ही लगे रहते हैं। ठीक है, परंतु मादा की स्तन ग्रंथियां अत्यंत विकसित होती हैं और ये कशेरुकी प्राणी मुख्यतः फुफ्फुस यानी कि फेफड़े द्वारा श्वसन करते हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि जलवाष्प भी क्या है? अल्टीमेटली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्व हैं, तो ये अंदर जाके हाइड्रोजन के रूप में टूटेगी और ऑक्सीजन के रूप में टूटेगी, और ये ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन होगी जो कहीं ना कहीं हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करेगी। तो नाइट्रोजन का कोई भी चेंज नहीं होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों, अगर इसका सही अनुक्रम पूछा जा रहा है तो सबसे पहले तो हमारे बॉडी के फुफ्फुस के द्वारा होगा, और उसके बाद वो रक्त के द्वारा पहुंचेगा, फिर ऊतक के द्वारा पहुंचेगा। अब ये कैसे मैंने कहा? क्योंकि जब मैंने यहाँ पे आपको एक फेफड़े की संरचना दिखाई तो इसमें आपको मैंने ये भी बताया कि छोटे छोटे घड़े के आकार में एलुविली होते हैं, और ये क्या हो गए? एक तरीके से फुफ्फुस हो गया दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे आया, फिर उसके नीचे एक ब्लड वेसल्स होती है जहां पर ऑक्सीजन युक्त जो है कि ब्लड पहुंचता है, और फिर ये ब्लड वेसल हर जगह हमारे बॉडी के टिश्यू में जाता है। कहाँ जाता है? टिश्यू में, यानी ऊतक में जाता है। तो क्रम क्या होगा? 2, 1, 3। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि मानव शरीर में ऑक्सीजन अंतः श्वास द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है, और फेफड़ों में ही वायु कोष्ठक यानी एलुविली होते हैं जो कि रुधिर कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, और इन कोशिकाओं में ऑक्सीजन वायु कोष्ठक से प्रवेश कर जाती है। CO2 जस्ट इसके विपरीत जाती है। तो आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन जो एक प्रोटीन होता है, ये ऑक्सीजन के वाहक यानी कि ड्राइवर होते हैं, और इसे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं जो कि ऊतकों तक पहुंचने का कार्य करता है। तो समझ आ रहा होगा आपको ये प्रश्न। अच्छा, PCS प्रीलिम्स 2021 का आप देखेंगे
कि फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल क्या है, कहाँ पर होता है, तो एल्वियोली कह दीजिए, चाहे जो भी आप जिस भी भाषा में बोलिए, क्योंकि इसी के नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, रक्त कोशिकाएं या रक्त सिराएं भी हम कहते हैं। तो यहीं पर गैसों का विनिमय होता है, अर्थात आदान प्रदान होता है। देख लेते हैं इसमें कि गैस विनिमय के दौरान ऑक्सीजन फेफड़ों से रक्त नली में चली जाती है और उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों तक जाता है और यह प्रक्रिया फेफड़ों में स्थित एल्वेलियो और सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं के नेटवर्क के बीच में संपन्न होता है। फिर प्रीलिम्स 2000 में पूछा गया एक प्रश्न था, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है, बढ़ने लगती है। यानी अचानक से हमें लगता है कि बहुत तेजी से जो है कि इसकी कमी हमारे बॉडी में हो रही है। और सामान्यतः ऐसा कब होता है, जब या तो आप देखोगे कि वायुमंडल में घनत्व कम होता है, यानी वायु का घनत्व कम होता है, या जब आप पहाड़ों पर चढ़ रहे होते हो तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है और एक हाइपोक्सिया नामक बीमारी होती है जिससे श्वास की दर बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता है ये किसको प्रभावित करेगी, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को, क्योंकि ये क्या करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड से 250 गुना तेजी से प्यार करती है। कौन करता है, हीमोग्लोबिन। और फिर किसके साथ बेवफाई करता है, ऑक्सीजन के साथ, इसको छोड़ देता है और किसके साथ चिपक जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करेगा। तो एटीपी से एडीपी की तरफ जब आप जाओगे तो आपको ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है तो एटीपी की फॉर्म में होती है, अर्थात कि जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में हमें बॉडी में एनर्जी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण को क्या कहते हैं हम, तो वायु श्वसन कहते हैं। इसी को हम वायु श्वसन कहते हैं। जैसे ऑक्सी या वायवीय श्वसन जो होता है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति रहती है, इस क्रिया में भोज्य पदार्थों यानी ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O का निर्माण होता है और इस क्रिया में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ग्लूकोज के विखंडन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज 4 कार्बन अणु वाले पाइरुवेट में विखंडित होता है या ऑक्सीजन के अभाव में पाइरुवेट लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड तथा इथेनॉल के रूप में परिवर्तित होता है। तो ग्लूकोज जब टूटता है तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो हम देख लेते हैं इसको जरा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है एक्सरसाइज करते समय, रनिंग करते समय, तो जो पाइरुवेट होते हैं वो लैक्टिक एसिड में टूट जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी की जो मसल्स होती है वो क्या करती है, पेन करने लगती है, यानी उन टिश्यूज में, उन मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ये सही है। दूसरा, ऑक्सीजन की अगर अनुपस्थिति होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, तो ये भी सही है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा सही है, अर्थात सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है। देखिए, बॉडी टेम्परेचर को कौन नियंत्रित करेगा, हृदय करेगा? नहीं। फेफड़ा करेगा? नहीं करेगा। फिर कौन करेगा, यकृत करेगा? वक्र करेगा? नहीं। अब यहां पर देखिए, अगर इसमें ऑप्शन में होता हाइपोथैलेमस तो मैं ऑप्शन में हाइपोथैलेमस मानता, लेकिन जब हाइपोथैलेमस नहीं है तो हम यहाँ पर फेफड़े को ही जो है कि मान लेंगे, क्योंकि यही एक प्रमुख रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो शरीर ताप को नियंत्रित रखता है और श्वसन क्रिया के दौरान शरीर के ऊतकों में भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से जहां एक ओर ऊर्जा उत्पन्न होती है, वहीं दूसरी ओर जलवाष्प तथा गैस का शरीर से उच्छ्वासन या निष्कासन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर का ताप भी नियंत्रित रहता है। तो अब पढ़ेंगे हम परिसंचरण तंत्र। तो अब इसमें हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है परिसंचरण तंत्र, यानी अब हम इस चीज को और भी डिफाइंड तरीके से और भी बेहतर तरीके से समझेंगे। जैसे विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की गई, किसकी, ब्लड सर्कुलेशन की। तो रक्त परिसंचरण तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों जैसे कि हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिनियों में बांटा गया। यानी एक तो हो गया आपका हार्ट
और एक हो गया आपका ब्लड और एक हो गया आपका ब्लड वेसल। तो यहाँ पर 3 हिस्सों में इसे बांटा जाता है और मानव हृदय छाती के मध्य थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। तो किधर होता है? बाईं ओर। तो जो अक्सर आप देखते हो ना कॉमेडी में कि हाय मेरा दिल धड़क रहा है बहुत तेजी से, और वो हाथ रख लेता है राइट वाले हिस्से पे, तो सामने वाला क्या कहता है? भाई दिल तो बाएं साइड में होता है। क्योंकि जो बायां वाला फेफड़ा होता है वो छोटा होता है, क्योंकि उसी के साइड में हार्ट भी हमारा होता है। और यह पेशीय ऊतकों का बना एक अंग होता है जो आवरण द्वारा घिरा होता है। किसके द्वारा घिरा होता है? आवरण के द्वारा। तो इसे कहा जाता है दोस्तों पेरिकार्डियम, यानी जिसमें वो हार्ट सुरक्षित रहता है, जिस झिल्ली में, उसे हृदय का आवरण अर्थात पेरिकार्डियम कहा जाता है। और ये प्रश्न पूछा भी जाता है। और इसमें एक लिक्विड भरा होता है पेरिकार्डियल। इसी वजह से आप देखोगे कि हार्ट पर अगर थोड़ी बहुत कोई चोट भी लग जाए, जैसे सीने वगैरह पे, तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो इधर उधर पूरा हिल जाता है, जिससे वो सुरक्षित रहता है, जो हृदय की बाह्य आघातों से रक्षा करता है। और हृदय 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित होता है, जिसमें दो ऊपरी कक्षों को दायां और बायां आलिंद कहा जाता है, जबकि निचले 2 कक्षों को दायां और बायां निलय कहते हैं। तो आलिंद कहाँ होते हैं? ऊपर साइड में होते हैं, और निलय कहाँ होते हैं? नीचे वाले साइड में होते हैं। तो एक सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन लगभग 250 से 300 ग्राम होता है, और मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 से 75 बार धड़कता है। एक स्पंदन की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक हृदय चक्र यानी कि कार्डियक साइकिल होता है। हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। इसका प्रमुख कार्य शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाना होता है। हृदय से रक्त धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है और वहां से सिराओं के द्वारा वापस आता है। अब यहां पर एक कॉमन सेंस आपको लगाना है। भाई अगर धमनियों से पूरे बॉडी में ब्लड जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो ऑक्सीजन के साथ होगा। इट मीन्स कि वो कैसा ब्लड हो गया? शुद्ध ब्लड हो गया। और अगर वो सिराओं से वापस आ रहा है हृदय में फिल्टर होने के लिए, इट मीन्स कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा, यानी वो कैसा ब्लड हो गया? अशुद्ध ब्लड हो गया। तो धमनियां क्या करती हैं? शुद्ध ब्लड को लेकर चलती हैं, और सिराएं क्या करती हैं? अशुद्ध ब्लड को लेकर चलती हैं। तो शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होते हैं वो फेफड़ों से हृदय में आता है, और हृदय इस रक्त को धमनियों द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाता है, जिसमें ऑक्सीजन होता है, और विभिन्न भागों द्वारा रक्त में मिला ऑक्सीजन प्रयुक्त हो जाता है, और अशुद्ध या ऑक्सीजन रहित रक्त सिराओं द्वारा फिर हृदय की ओर आता है, और हृदय इस रक्त को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए पुनः फेफड़े में भेजता है, और इस प्रकार यह चक्र निरंतर चलता रहता है। तो ब्लड की बात करें तो ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। यह एक क्षारीय विलयन है। तो ब्लड कैसा होता है? क्षारीय होता है। क्योंकि जब कभी आपका हाथ या पैर या कोई उंगली कट जाती है तो हम लोग बचपन में क्या करते थे? उसको तुरंत मुंह में लगाकर चूसने लगते थे कि ताकि ब्लड रुक जाए। ऐसा गांव में परसेप्शन रहता था, पहले बच्चों में रहता था। अब तो जो है कि कटने पे तुरंत क्या होता है, उसे डिटॉल से साफ ऑफ करके बैंडेज लगा देते हैं, 2 रुपए का 3 रुपए का। तो इससे क्या होता है? सुरक्षित रहता है। लेकिन पहले के समय में भाई हम लोगों ने तो वही किया है, उंगली कट गई कोई बात नहीं, चाकू से कटी, ब्लेड से कटी, उसके ब्लड को जो निकल रहा है चूस लेते थे कि हमारी बॉडी में खून कम ना हो जाए, ऐसा बताते थे। तो उस समय ब्लड का जो स्वाद होता था वो हल्का तीखापन यानी कि खट्टापन लगता था, क्षारीय टाइप का, जिसका पीएच मान 7.4 होता है, और वयस्क मनुष्य में सामान्यतः 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में लगभग 1 लीटर ब्लड कम होता है। इसके पीछे 2 रीजन होते हैं। पहली चीज क्या होती है कि महिलाओं में, ध्यान दीजिएगा, महिलाओं में आयरन की कमी होती है, पहली चीज। और दूसरी, जो उनके पीरियड्स होते हैं दोस्तों, तो पीरियड्स के समय भी ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग की वजह से भी नेचुरली जो है कि थोड़ा थोड़ा ब्लड उनकी बॉडी में कम रहता है सामान्यतः। तो 1 लीटर लगभग ब्लड भी कम होता है। रक्त के 2 प्रमुख भाग होते हैं। एक तो उसमें पाया जाता है आपका प्लाज्मा, क्या मिलता है? प्लाज्मा मिलता है। और दूसरा मिलता है आपको रक्त कणिकाएं, जिसको हम लोग आरबीसी भी कह देते हैं या फिर डब्ल्यूबीसी कहते हैं। कुल रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है और 45% भाग रुधिराणु होते हैं। इट मीन्स की आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होते हैं। ये आपके 45% होते हैं और 55% प्लाज्मा होता है। और इसमें भी जो रुधिराणु होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, और एक होता है प्लेटलेट से, जो अक्सर गिर जाती है, कम हो जाती है डेंगू के समय। सामान्यतः 1.5 लाख से 3 लाख तक होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की 1.5 लाख से नीचे गिरनी शुरू होती है, 90,000, 85,000, 70,000, तो ये बताया जाता है कि इसमें डेंगू के सिम्टम है और इसकी प्लेटलेट बहुत तेजी से गिर रही है। तो आरबीसी होता है और डब्ल्यूबीसी होता है। प्लाज्मा में लगभग 91% के आसपास जल होता है। शेष 8 से 9% भाग में विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं।
आरबीसी की बात करेंगे, लाल रुधिराणु केवल कशेरुकी के रुधिर में पाए जाते हैं और कुल रुधिर का लगभग 40 से 45% भाग बनाते हैं। कशेरुकी का मतलब होता है जिनके शरीर में हड्डियां होती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उसमें ही केवल और केवल ब्लड सेल मिलता है रेड वाला। यहाँ पे केवल वर्ड को ध्यान देना है आपको। और इसमें हीमोग्लोबिन नाम की एक प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है, जिसमें हीम नाम का एक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है जो इसे लाल रंग प्रदान करता है और रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य WBC के द्वारा किया जाता है, जिसमें टी सेल होती है, लिम्फोसाइट सेल होती है, जो आपकी रोगों से लड़ने में सहायता करती है और इन्हें वीर सिपाही या सैनिक की संज्ञा से भी जाना जाता है। प्लेटलेट का जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमना अर्थात कि जो आपको कभी हाथ कट जाए, पैर कट जाए या कहीं गिरने से छिल जाता है, चोट लग जाती है, तो आप देखोगे 5 से 7 मिनट के अंदर उस ब्लड की हल्की हल्की एक पतली सी लेयर बन जाती है, जिसे हम लोग पपड़ी कहते हैं, जो सूख जाती है, जिससे आपका ब्लड बहना बंद हो जाता है। तो ये प्लेटलेट का कार्य होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां पर आप देखोगे कि थोड़ा मैं छोटा कर दूं तो आप यहां पर देखिए कि ऊपर होता है एक दाहिना आलिंद और बायां आलिंद, और नीचे होता है दाहिना निलय और बायां निलय, और यहाँ पे फेफड़े होते हैं और यहीं पर आपका हार्ट होता है। तो ये सारा पूरा बॉडी का पार्ट है, इस तरीके से इसमें समराइज किया गया है। फिर हम आगे देखते हैं कि एक सामान्य मनुष्य में आरबीसी लगभग 54 लाख प्रति घन मिलीलीटर होती है और स्त्रियों में कुछ कम होती है, जबकि डब्ल्यूबीसी लगभग 4000 से 11000 के प्रति घन मिलीलीटर होती है। इनमें सर्वाधिक संख्या न्यूट्रोफिल्स की होती है, जो टोटल डब्ल्यूबीसी का 60 to 65% होती है, और सबसे कम बेसोफिल्स होती है। कई प्रकार की इसमें सेल होती है ना, जैसे न्यूट्रोफिल्स हो गई, बेसोफिल्स हो गई, या टी सेल्स हो गई, मोनोसाइट्स हो गई, और आकार में सबसे बड़ी जो डब्ल्यूबीसी होती है वो मोनोसाइट्स होती है। प्लेटलेट्स की संख्या लगभग 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है, और जब ये 1.5 लाख से गिरना शुरू हो जाती है, कम होती है, तो बताया जाता है कि डेंगू के सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। आरबीसी में अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में विकसित होती है जो आरबीसी होती है, इसका जीवन काल 100 से 120 दिनों तक। मैं आपको बता दूं कि बोन मैरो में ही आपको आरबीसी मिलेगी, डब्ल्यूबीसी मिलेगी, प्लेटलेट मिलेंगी। ये सभी की सभी रुधिराणु जो है, जो पूरे ब्लड का 45% होती है, सब बोन मैरो में ही बनती हैं, तैयार होती हैं, लेकिन इनकी जीवन काल अलग अलग होते हैं, फंक्शन अलग अलग होते हैं। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है लगभग 3 से 4 महीने का होता है। इट मीन्स कि 100 से 120 दिन। तिल्ली या प्लीहा पुरानी रक्त कोश कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है, जिसको हम स्प्लिन कहते हैं। वहीं डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है, एक होती कणिकामय और एक होती कणिका विहीन। अगर हम बात करें तो एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सब कणिकामय श्वेत रुधिराणु है, जबकि लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स ये कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु है। लिम्फोसाइट का जो निर्माण होता है दोस्तों प्लीहा में होता है, लसिका ग्रंथि में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, थाइमस ग्रंथि, इन सभी में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। और जबकि ब्लड में यानी कि रुधिर में डब्ल्यूबीसी की अत्यधिक मात्रा में अगर उपस्थिति होने लगी, जो कि 4000 से लेकर 11000 तक होती है, अगर ये अचानक से बहुत तेजी से हमारे बॉडी में बढ़ने लगती है 20,000, 25,000, 50,000, तो ये माना जाता है कि उस व्यक्ति को ल्यूकेमिया जैसा ब्लड कैंसर हो चुका है। रक्त ग्लूकोज स्तर मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। रक्त ग्लूकोज के नियमन के लिए अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, और इस हार्मोन की कमी से जो रक्त होता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम लोग डायबिटीज नाम की बीमारी कहते हैं, कि उस व्यक्ति को शुगर की बीमारी हो गई। और उम्र बढ़ने के साथ साथ जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता चला जाता है, जो कि औसत रक्तदाब होता है 120 से 80 के बीच में। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता जाता है वैसे वैसे उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है, इसीलिए उसमें क्रोध, तनाव, चिड़चिड़ापन ज्यादा होने लगता है। और धमनियों में रक्तदाब की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहले को प्रकुंचन दाब यानी सिस्टोलिक, और दूसरे को प्रसारण दाब यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और सामान्य तौर पे प्रकुंचन दाब जो होता है, जो सिस्टोलिक होता है, वो 120 यूनिट को दिखाता है, जबकि प्रसारण दाब यानी कि सिस्टोलिक जो होता है, डायस्टोलिक, ये 80 दिखाता है। इट मीन्स कि सेकंड वाला क्या होता है आपका डायस्टोलिक होता है, फर्स्ट वाला आपका सिस्टोलिक होता है। रक्त दाब को डॉक्टर स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा नापते हैं। 1900 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के जीव वैज्ञानिक एवं चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर ने
रक्त समूह के बारे में ए, बी, ए बी और ओ इनकी खोज की। बाद में लैंडस्टीनर और वीनर द्वारा रीसस नाम का एक बंदर था जिसपे आरएच फैक्टर की भी खोज की गई। तो लैंडस्टीनर ने अकेले ए बी और ओ, जिसको हम लोग एबीओ सिस्टम कहते हैं, जबकि वीनर के सहयोग से इन्होंने आरएच फैक्टर की भी खोज की थी। और आरबीसी में बात करेंगे, उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन के कारण ही रक्त में विभिन्नता पाई जाती है, जिसे एंटीजन या प्रतिजन कहते हैं, एंटीजन भी कहते हैं, जिसमें एक एंटीजन ए होता है, एक एंटीजन बी होता है। और एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है, जिसे एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी भी कहते हैं। यह भी दो प्रकार की होती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी होती है। अब जरा यहां पे हम समझ लेते हैं। अब जरा एक सिस्टमैटिक आप देखिए, मानव ब्लड की बात करें तो जिसमें प्लाज्मा 55%, जिसमें 91% जल था, फिर उसमें बचे हुए 9%, 8 से 9% कार्बनिक पदार्थ है। लेकिन वहीं ब्लड कार्पल्स की बात करेंगे, रुधिराणु, जो पूरे ब्लड का 45%, क्योंकि 55 तो प्लाज्मा हो गया, इस 45 में भी आपको प्लेटलेट्स मिलेगी, जिसका प्रमुख कार्य क्या होता है दोस्तों, रक्त का थक्का जमाना। फिर आरबीसी, जिसका प्रमुख कार्य क्या होता है, हीमोग्लोबिन के सहयोग से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का प्रवाह करना। फिर आपको देखने को मिलेगी डब्ल्यूबीसी, जिसका प्रमुख कार्य क्या होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली प्रदान करना, यानी कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना। क्लियर हो गया। अब देखते हैं रुधिर वर्ग ए, जिसका ए वर्ग होगा, उसमें एंटीजन ए व एंटीबॉडी बी उपस्थित होगा। ध्यान देना, एंटीजन तो सेम आर्टिकल का होगा, लेकिन एंटीबॉडी अपोजिट होगा। रुधिर वर्ग बी में एंटीजन क्या होगा, सेम होगा बी, लेकिन एंटीबॉडी अपोजिट होगा। रुधिर वर्ग ए बी में एंटीजन ए और ए बी दोनों मिलेगा, लेकिन एंटीबॉडी अनुपस्थित होगी, क्योंकि अगर जो बी होगी वो ए से कट जाएगी, ए होगी वो बी से कट जाएगी। जबकि रुधिर वर्ग ओ में एंटीजन अगर कोई नहीं है तो एंटीबॉडीज में ए और बी दोनों ही पाई जाएगी। इसीलिए ए बी को हम कहते हैं सर्वग्राही और ओ को हम कहते हैं सर्वदाता। क्या कहते हैं, सर्वदाता। अब यहां पर आप एक चार्ट देख सकते हो, ठीक है, कौन किसको दे सकता है, कौन किसको नहीं। बर्नस्टीन 1924 के अनुसार एबीओ रुधिर वर्ग मनुष्य का एक आनुवंशिक लक्षण है, जैसे कि जनक अर्थात माता पिता के रुधिर वर्ग का उनके संतानों में प्रकटन निम्न चार्ट के अनुसार हो सकता है। जैसे अगर आप देखोगे कि अगर किसी के माता पिता का ब्लड ग्रुप O और O है, यानी कि माता का भी हो पिता का भी हो, तो संभवतः वो गुणा होगी, जब आपस में क्रॉस होगा तो O बन सकता है, ए बी बी ए ये सब नहीं होंगे। तो ये वाली चीजें हैं। वहीं अगर किसी की माता O है पिता A है, तो उसमें संतान की उत्पत्ति O या A हो सकती है, क्योंकि जब हम इसका गुणज खोलेंगे तो ये वाला सिस्टम है, जिसको हम लोग आगे फिर समझेंगे जब मैं शॉर्ट नोट्स आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये थी आज की हमारी 2 क्लासेज, जिसमें हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को हमने समझा कि कैसे हार्ट वगैरह से काम होता है, कैसे ब्लड सेल हमारे लिए काम करते हैं, और साथ ही साथ अब हम इसके जो एमसीक्यूज हैं वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। अब ये रेगुलर आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और पहली बार आए चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।